डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने देख लिया था, हम विद्युत विभव के बारे में बात कर रहे थे और हमने देखा था कि किस प्रकार से विभव की गणना की जाती है। अब विभव के बाद में अपने पास एक आपसे सवाल पूछा गया था कि ना हवा में स्थित एक धनात्मक बिंदु आवेश दिया जा रहा है जिसकी वैल्यू अपने को दे रखी थी 1.1 × 10⁻⁹ गुना 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। जिसमें से कुछ का आंसर आया था 99 वोल्ट और किसी का आंसर आ रहा था 0.99। देखिए 0.99 वोल्ट आया था, तो ये जो आंसर है इसमें राइट जो होगा वो 99 वोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेंटीमीटर डिस्टेंस में दे रखी है और कैसे इसको बदलते हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर सॉल्यूशन याद करने से पहले कि एक धनात्मक बिंदु आवेश दे रखा है Q, उसकी वैल्यू अपने को दे रखी है 1.1 × 10⁻⁹ कूलम और डिस्टेंस अपने को दे रखी है R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए पहले, ठीक है। तो 10 × सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻2 मीटर हो जाता है। ये 10⁻1 ये -2 तो कितना हो जाएगा 10⁻1 मीटर, ठीक है। ये अपने पास विधि आ गई और विभव की गणना करवा रहे हैं तो विभव का जो सूत्र होता है V = होता है K/R। तो K की वैल्यू तो होती है 9 × 10⁹ Q का मान अपने को दे रखा है 1.1 × 10⁻⁹ अपॉन R की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 10⁻1, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा 9 से ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसको आप पॉइंट हटाओगे नीचे 10⁻1 तो ये 10⁻1 + 1 तो हट जाएगा। 11 × 9 बच गया तो 9 × 11 कितना होता है हो जाएगा 99 वोल्ट, ठीक है। तो ये आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया था और ये अपना जो एग्जाम्पल नंबर 13 है पाठ्य पुस्तक में भी, तो ये एग्जाम्पल हो गया पूरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया इसमें क्वेश्चन आएंगे, अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है विद्युत विध्रुव के कारण विद्युत विभव, यानी कि विद्युत विध्रुव के द्वारा कैसे विद्युत विभव की गणना की जाती है। तो देखिए वापस एक क्वेश्चन जो चैप्टर है हमने फर्स्ट अपने को यदि याद रहेगा तो ही हम इसके बारे में जानकारी बता सकते हैं कि विद्युत विध्रुव के कारण विद्युत विभव कैसे निकाला जाए। तो विद्युत विध्रुव की परिभाषा तो आप जानते हो कि दो आवेश जो परिमाण में तो समान हो लेकिन प्रकृति विपरीत हो तो उनके बीच की दूरी अत्यल्प हो, तो इस प्रकार से बना हुआ युग्म क्या कहलाता है विद्युत विध्रुव। और इसके कारण हमें किसकी गणना करनी है विद्युत विभव की। तो अब इसको समझते हैं कैसे होगा ये। तो देखो पहले एक विद्युत विध्रुव बनाना पड़ेगा हमें, तो एक विद्युत विध्रुव ले लेते हैं। ये मैंने विद्युत विध्रुव लिया, ठीक है, और ये हो गया +Q। ये होता है दो आवेश समान है परिमाण में लेकिन प्रकृति विपरीत है और इसके बीच की दूरी अत्यल्प होती है, तो इसका ये केंद्र मान लेते हैं O। तो ये दूरी कितनी हो जाती है 2a मान के चलते हैं, आपको याद होगा ये 2a होती है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की आधी a और ये भी a। तो ये तो हो गया विद्युत विध्रुव, ठीक है। इसके कारण विद्युत विभव की गणना करनी है तो हम मान लेते हैं कहीं पर इस एक्सिस पे कहीं भी एक पॉइंट ले सकते हैं। बाद में हम निकालेंगे कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अलग अलग स्थिति अक्षीय भी निकाल सकते हैं, निरक्षीय भी निकाल सकते हैं, तो दोनों एक में इंक्लूड होगा। तो देखिए यहाँ पर दो आवेश ले लिया, उसके बीच की दूरी अत्यल्प हो गई तो बन गया विद्युत विध्रुव। उसके कारण विद्युत विभव की गणना करना चाहते हैं तो मान लीजिए कि एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे अपन पर्टिकुलर कोई एक विद्युत एरिया P, जिसके ऊपर आप किसकी गणना करना चाहते हो विद्युत विभव की। यहाँ लिखता हूँ एक पॉइंट ले लिया मैंने P जहाँ पर विद्युत विभव की गणना करनी है। अब आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर डायरेक्शन का तो कोई होगा नहीं क्योंकि विभव जो होती है वो एक कैसी राशि होती है अदिश राशि है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं इस पॉइंट P पर इस -Q आवेश को मिलाते हैं, इस बिंदु को मिलाया, ये इस पॉइंट को इससे मिला देते हैं केंद्र से और एक इस पॉइंट को इससे मिला देते हैं +Q, ठीक है। तो ये हमने इसको मिला दिया, थोड़ा सीधा करके मिलाना, एकदम स्ट्रेट लाइन इस टाइप से होनी चाहिए, ठीक है। इस बिंदु P से हमने इसको मिला लिया। तो आपको पता है जब हम निरक्षीय रेखा या अक्षीय रेखा पढ़ते थे तो आपको बताया था कि जो केंद्र बिंदु से जो दूरी मानी जाती है पॉइंट की वो इस हम R लेके चलते हैं। तो ये दूरी हम मान लेते हैं कि कितनी है R। इस बिंदु P तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है R है, यहाँ से लेकर O से लेकर P तक की दूरी, ठीक है। ये मैंने इसको अलग से नहीं मिलाया, मैं आपको बता देता हूँ खाली O से लेकर P तक की डिस्टेंस है, ठीक है। O से लेकर P तक की दूरी कितनी है r। अब देखिए हम क्या करते हैं, मैं आपसे यदि सवाल पूछूं कि
कि क्या ये डिस्टेंस बराबर है इसके, जैसे हम इसको मान लेते हैं माइनस क्यू, तो इसको मान लेते हैं ये डिस्टेंस है r1, ये डिस्टेंस मान लीजिए r2। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि r1 का मान r के बराबर है, क्या r2 का मान r के बराबर है? तो आप देख पा रहे हो कि ये डिस्टेंस इक्वल नहीं है, ये इतनी ही डिस्टेंस है, जबकि इससे थोड़ी बड़ी है, जबकि ये इससे ये वाली और भी बड़ी है। तो जैसे मैं इस पॉइंट का नाम देता हूँ एक, इसको नाम दे देते हैं b, तो हम कहेंगे कि r1 r2 का मान इसके इक्वल नहीं है। तो हमारा काम ये होगा, क्योंकि विभव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है k2/r, तो r हमें निकालना जरूरी है। तो यदि इस आवेश के कारण निकालोगे तो r1 दूरी निकालना जरूरी है, उधर से r2 निकालना चाहिए, लेकिन ये लाना किसमें, इस r के फॉर्म में लाएंगे। अब क्या करते हैं, हम ये दूरी दोनों की कंपैरिजन करते हैं r2 के साथ। देखिए हम चाहते हैं कि ये दूरी ना r2 इसके इक्वल लेके आएंगे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लंब डालते हैं इसके ऊपर, इस टाइप से इधर से लंब डालेंगे, ये हमने इसमें लंब डाला यहाँ तक, मैं इसको पॉइंट दे देता हूँ m, इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया f, ठीक है। यहाँ से लंब डालने से क्या फायदा होगा, ये मैंने इसके ऊपर लंब डाला है, तो लंब डालने से आपको क्या फायदा मिलेगा, आपको ये पता लग जाएगा कि जो ये r2 डिस्टेंस है इसको यदि आप सीधा करोगे तो इस पॉइंट पे आके लिखिएगा, मतलब कहने का मतलब कि जो r2 डिस्टेंस है वो एक्चुअल में है किसके बराबर, r2 दूरी किसके बराबर हो गई, ये इस m से लेकर p तक की दूरी के बराबर हो गई, इससे फायदा होगा, ठीक है। अब क्या करें, इस r1 को किसके बराबर, क्या r1 इसके बराबर है, नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर इंक्रीज करते हैं आगे की ओर, ये मैंने बढ़ाया और ये इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, आगे डाल देते इसमें नाम डाल देते हैं, ठीक है, और इसको मैं नाम देता हूँ n, ठीक है, ये हो गया इसके ऊपर लंब। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्या r1 बता सकते हैं किसके बराबर हुआ, r1 डिस्टेंस किसके इक्वल हो गई है, r1 डिस्टेंस इक्वल हो गई है इस o से, मतलब यहाँ से लेकर p से लेकर n तक की दूरी है, n से लेकर p तक की दूरी है। आई होप समझ में आया होगा। क्या किया है हमने, बस खाली डिस्टेंस निकालने हैं कि हम इस r के फॉर्म में निकाल सकें, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से लंब डाला ताकि हमें पता लग जाए कि ये डिस्टेंस तो इसके बराबर, और ये इसको अपन सीधा करेंगे तो यहाँ पे आएगा p से लेकर n तक, ठीक है, n की दूरी। अब ये दूरी निकालने कैसे निकालेंगे, अब देखो ये डिस्टेंस है, एक्चुअल में ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों इक्वल ही है। यदि आप ट्रायंगल के नियम से देखना चाहो तो आप देखो कि ये कोण तो है इस कोण के बराबर, ठीक है, ये हम यदि शीर्ष विमुख माने तो ये बराबर हो गए, और a और a समरूपता से क्या हो जाएगा, a समरूपता से आपको पता चल जाएगा कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम। तो हम कहेंगे कि ये डिस्टेंस जो है वो इस डिस्टेंस के इक्वल है। कौन सी डिस्टेंस, OM इज इक्वल टू जो है O से लेकर M तक की दूरी, O से लेकर N तक की दूरी के बराबर है, ठीक है। ये हमें सिद्ध नहीं करना, हमें ये नॉर्मली पता होना चाहिए ट्रायंगल वाले रूल से। इस ट्रायंगल में देखोगे ये 90 का है, ये 90 का है, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, बात समझ आ रही होगी आपको। तो अब क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये हमने देख लिया। इसके बाद में देखिए हम क्या करते हैं, अब जैसे इसको हम माने थीटा माने, ये थीटा मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो क्या होगा, हमें निकालना है डिस्टेंस कौन सा, हमें, क्योंकि आप देखिए यदि आपको निकालना है डिस्टेंस ये BP R2 डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो R2 एक्चुअल में है किसके बराबर, इस PM के, ठीक है। और आपको पता है कि ये दूरी इतनी पता है आपको, O से M तक की दूरी R है, O से लेकर P तक की दूरी कितनी है, स्मॉल r। यदि आपको ये पता लग जाए तो R में से कम कर देंगे तो ये दूरी आ जाएगी, और यदि इसमें R में हम ये और जोड़ दें नीचे वाला तो ये दूसरी दूरी आ जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ऐसे ही प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम निकालते हैं इसमें से कौन सी डिस्टेंस, OM। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, OM, O से लेकर M और की दूरी, O से लेकर B तक की दूरी, ये क्या हुआ पहले देखिए, क्योंकि हमें ये पता है ऑलरेडी, ये हम निकालना चाहते हैं, एक साइड तो पता होनी चाहिए कितनी है। तो देखिए OM तो है, OM तो निकालना ही है, OB कितना है, A, तो ये किसके बराबर होगा, देखिए किसके बराबर होता है, लाल बटा कक्का के फॉर्म में हमने देखा था कि कोस थीटा जो होता है वो एक में आधार बटा कर्ण होता है। तो देखिए ये तो हो गया आधार, 90 के सामने वाला हो जाएगा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो यहाँ से OM इज इक्वल टू कितना आएगा, A कोस थीटा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि खाली डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस निकालना आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो OM डिस्टेंस हमने निकाल ली, कितनी आई, A कोस थीटा, और ये इधर से हम कह रहे हैं कि OM जो है वो ON के बराबर है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ON भी कितना आएगा, ON इज इक्वल टू भी आएगा A कोस थीटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने देखा है ट्राइंगल कौन सा, OMBC,
तो इक्वल्स OM, ठीक है। तो OM निकाल लिया, OM निकाल लिया। अब बताइएगा कि यहाँ से R1 का मान कितना आएगा। तो आप देखिए R1 डिस्टेंस x1 में किसके बराबर है, ये यहाँ से लेकर O से लेकर P प्लस P से लेकर N, यानी कि हम कहेंगे OP प्लस NP के बराबर। समझ सकते हो, क्योंकि इस R1 को यदि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके आना पड़ेगा, यानी इसको सीधा करते तो यहाँ तक आएगा, और सीधा करने पर देखिए डिस्टेंस ये तो है R, यहाँ तक की तो O से लेकर P तक की तो दूरी है R प्लस N से लेकर O, ठीक है। O से लेकर P तक और O से लेकर N तक, सॉरी O से लेकर OP प्लस ON के बराबर, ठीक है। तो OP का मान तो है R, OP का मान तो कितना है, O से लेकर P तक का मान तो दे रखा है अपने को R। अब प्लस ON लिखना है तो ON का मान आप निकाल चुके, तो कितना आएगा R प्लस 1 cos थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से यदि R2 निकालें तो R2 कितना आएगा, R2 इज इक्वल टू कितना आएगा, तो R2 डिस्टेंस किसके इक्वल है, R2 एक्चुअल में इक्वल है इस डिस्टेंस के, M से लेकर P के, M से लेकर P के। तो MP कैसे निकालोगे, ये तो आपको पता है, O से लेकर P तक की डिस्टेंस है, ये तो पता है, यदि इसमें से ये माइनस कर दे तो ये आ जाएगा MP। तो कहने का मतलब है OP में से हम क्या माइनस कर देंगे, OP में से हम क्या माइनस करेंगे, OM माइनस करेंगे, यानी ये पूरी लाइन में से यदि नीचे वाले हटा दें तो MP आ जाएगा अपने पास, और ये चीज है, ठीक है। तो OMP में से हम क्या निकाल देंगे, OM निकाल देंगे, तो इसका मतलब आएगा R माइनस 1 cos थीटा, क्योंकि OP का मान तो R और OM का मान आप देख सकते हो 1 cos थीटा। तो एक डिस्टेंस तो आगे बड़ी वाली तो R प्लस 1 cos थीटा, और दूसरी आ गई है R माइनस 1 cos थीटा। इतना समझ आ गया, तो अब आगे हमारे लिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना हो जाएगा सरल। अब देखिए विभव का सूत्र तो आप जानते हो, अभी अपन पढ़ के आए हैं, V इक्वल टू होता है KQ/R, बिंदु आवेश के कारण विभव, ठीक है। तो हम कहेंगे कि माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण P पर विभव कितना आएगा, बिंदु P पर विभव, इसका मान हम बोलेंगे V1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं V1। तो कितना आएगा, फॉर्मूला क्या होता है KQ/R, तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ माइनस का KQ अपॉन, क्योंकि आवेश देखिए यहाँ पे आवेश है माइनस Q, इसलिए माइनस का KQ अपॉन R1, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है R1, और R1 का मान कितना है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं एक बार R1, ठीक है। फिर इसी प्रकार प्लस Q आवेश के कारण, ये प्लस Q आवेश के कारण कितना हो जाएगा, P पर विभव V2 इज इक्वल टू प्लस का KQ अपॉन R2 में इसको नंबर देता हूँ 3, इसको नंबर देते हैं 4, ठीक है। दोनों आवेश के कारण विभव निकाल लिया तो कुल विभव भी आ जाएगा, क्योंकि दो ही आवेश है। बताएं बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण कुल विभव निकालें तो Vp आ जाएगा इज इक्वल टू V1 प्लस V2 लिखेंगे, क्योंकि अदिश योग के बराबर होता है विभव का नियम, क्योंकि विभव ऑलरेडी एक ऐसी राशि होती है अदिश, और अदिश राशि में कौन सा योग का नियम लागू होगा, अदिश योग का, ठीक है। बीजगणितीय योग भी कहेंगे इसको। तो Vp इज इक्वल टू V1 का मान है अपने पास माइनस का KQ अपॉन R1, ये है प्लस का KQ अपॉन R2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस प्लस वाली टर्म को पहले लिख देते हैं और माइनस वाली को बाद में, तो ऐसा लिख सकते हैं KQ अपॉन R2 माइनस KQ अपॉन R1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा कैसे इसको सॉल्व करना। इस टर्म को मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो देखेंगे कि यहाँ से KQ कॉमन आ रहा है, तो ये मैंने लिया KQ कॉमन, इसमें से तो क्या रह जाएगा 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, ठीक है। ये आ गया, इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा KQ, ये तो ऐसा कैसा लघुत्तम क्या आएगा इसका R1 R2, ठीक है। तो R2 का भाग तो R2 में जाएगा, R2 से R2 कट जाएगा, R1 बाहर जाएगा, R1 को 1 से गुना करेंगे R1, इसी प्रकार से माइनस का R2, ठीक है। अब देखिए इतना समझ आ गया ना, तो बस अब इसमें डिस्टेंस की वैल्यू रखनी है अपने को, खाली सारा खेल जो है वो डिस्टेंस का है, कैसे आप दूरी निकालते हो फिर आसान हो जाता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, तो आगे भी आपको समझ में आ जाएगा। और देखिए इसके अंदर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो कि जैसे मैंने यहाँ पे M की बजाय वहाँ नोटबुक में यदि आपको N लिखा रखा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हैं, पॉइंट कुछ भी माना जा सकता है, खाली एक लिखने का पैटर्न होता है कि क्या आप निकाल रहे हो, क्या बताया जा रहा है। मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा आगे जाकर कि किस प्रकार से एग्जाम में लिखना होता है, उसकी थ्योरी क्या लिखी जाती है, तो समझ में आ रहा होगा आपको।
अब देखो आगे कैसे इसका मान निकालते हैं। तो Vp इज इक्वल टू टोटल विभव का मान कितना आएगा, KQ तो बाहर है, R1 R2 का मान रखेंगे। तो R1 का मान और R2 का मान नीचे रखिए पहले। तो R1 का मान तो है R प्लस ए कोस थीटा, तो ये जो मैंने लिखा R प्लस ए कोस थीटा, और दूसरा है R माइनस ए कोस थीटा, ठीक है। फिर R1 माइनस R2, तो R1 की तो वैल्यू है R प्लस ए कोस थीटा, फिर माइनस R2 का मान देखिए कितना है, R माइनस ए कोस थीटा है तो माइनस R हो जाएगा, और ये ब्रैकेट के लिए हम ये हटा देते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आएगा ए कोस थीटा, ठीक है। मैंने सीधा लिख दिया है, पहले आप इसके अंदर ब्रैकेट में लगा के लिख सकते हो, तो यहाँ पे माइनस है, लेकिन माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए इससे क्या कटेगा, प्लस आर से माइनस आर कैंसिल हो गया, ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्या मान आता है, Vp इज इक्वल टू के क्यू ए कोस थीटा प्लस ए कोस थीटा कितना हो गया, 2a कोस थीटा अपॉन ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यदि हम कंपैरिजन भी करेंगे आगे जाकर के तो क्या वैल्यू आने वाली है, तो हम बाद की बात देखते हैं। क्या हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कहीं, Q इंटू 2a, आप अपने दिमाग में लाओ इसको कि Q इंटू 2a कहाँ पढ़ा था, तो आपको याद आएगा कि विद्युत विध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र था, किसी एक आवेश का परिमाण और दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत विध्रुव आघूर्ण। तो इस Q इंटू 2a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Kp cos थीटा, ठीक है। और ये आप डिस्टेंस आप जानते हो, यदि कंपेयर करेंगे तुलना करते हैं तो आपको पता है ये दूरी ऑलरेडी छोटी है, आर थोड़ी ज्यादा दूरी है, तो हम कंपेयर कर लेंगे कि यदि आर का मान बड़ा हो ए से तो आर स्क्वायर का मान बड़ा हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा से। इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे और मान निकालेंगे कि कितना आता है, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्या आएगा, तो Vp इज इक्वल टू अपने पास आ गया कि Q इंटू 2a द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि P इज इक्वल टू द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो होता है Q इंटू 2a, ठीक है। तो आएगा अपने पास Kp cos थीटा इक्वल टू, ठीक है, Q इंटू 2a की जगह तो मैंने लिख दिया P और cos थीटा की जगह cos थीटा। यदि हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर करें तो मैं यही कर देता हूँ, कंपेयर इसकी तुलना कर देते हैं। देखिए तुलना करें, मान लेते हैं कि R बड़ा है a से, तो R स्क्वायर बड़ा हो जाएगा और भी ज्यादा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा से, ठीक है, ठीक है। ये कोस थीटा भी आप निकालोगे तो ये फर्क पड़ेगा कि R इज ग्रेटर देन ए कोस थीटा देन R स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो इस टर्म को हम नगण्य मान लेंगे, और नगण्य मान कर यदि इसको छोड़ा जाए तो आपको पता चलेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा R स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा R स्क्वायर, ठीक है। तो Kp cos थीटा अपॉन R स्क्वायर अपने पास आ गया फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करें यहाँ से, और क्या इसके लिए सॉल्व कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो कि ये जो है बिंदु P, इसी को हम क्या कहते हैं, ये P वाला जो पॉइंट होगा Kp cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये ही विद्युत विध्रुव की कण है, विद्युत विभव, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपने दो स्थितियां देखी है, ये आंसर समझ में आ गया होगा। Vp इज इक्वल टू क्या होता है, Kp cos थीटा अपॉन R स्क्वायर होता है। अब इसके अंदर हम देख देते हैं एक कंडीशन हमने देखा था। देखो शुरुआत में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर में कि एक तो स्थिति होती है अक्षीय और एक होती है निरक्षीय। अक्षीय स्थिति किसे कहेंगे, अक्षीय स्थिति होती है जो अपनी ही अक्ष पर यानी जिस तरफ विद्युत विध्रुव है उसी अक्ष में आगे की ओर बढ़े। तो आप देखिए यदि इस विद्युत विध्रुव में इसी अक्ष पर आगे की ओर बढ़ते, इस P पॉइंट को यदि हम इधर ले आते तो थीटा कितना हो जाता, 0 डिग्री, यानी कि एक ही लाइन में हो गए, तो इसमें कोई अक्ष नहीं होती। जैसे मैं बोल रहा हूँ इधर चलना अपने को, तो थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो गया 0 डिग्री। तो ये होती है अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति में थीटा बराबर होता है 0 डिग्री, ठीक है। तो थीटा बराबर 0 रखोगे तो cos 0 का मान होता है 1, और cos 0 का मान 1 हुआ तो Vp का मान कितना हो जाएगा, Kp अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया अक्षीय स्थिति में विभव। और आपसे पूछा जाए निरक्षीय में, तो निरक्षीय कहते किसे, निरक्षीय बताया था कि केंद्र से लंबवत सीधी खींची गई रेखा, यानी कि थीटा बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये आंसर आपने खुद बताइएगा कि निरक्षीय स्थिति में कितना विभव आता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। खाली विभव का मान निकालिए, आवेश का मान निकालिए, दूरी का मान निकालिए और सोल्व कीजिए, इतना आसान हो जाएगा आपके लिए।
और ये ड्रम आपको तभी समझ में आएगी जब आप अपने पास एक नोटबुक रखिए, जैसे जैसे स्टेप चलती है वैसे वैसे लिखते जाइए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और याद करने में भी आपको आसान रहेगा। खाली यदि प्रॉब्लम आती है पॉइंट्स की, तो पॉइंट की कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है विद्युत विध्रुव है, दो आवेश का परिमाण। अब देखिए इसके अंदर पी आ रहा है, तो इससे क्लियर भी हो रहा है कि ये विद्युत विध्रुव को ही शो करता है, तो आपके लिए आसान हो गया होगा। बस खाली आपको क्या करना है, ये R1 और R2 डिस्टेंस निकालने हैं। R2 निकालने के लिए इसके ऊपर लंब डालते हैं और R1 निकालने के लिए इसके ऊपर आगे बढ़ा के लंब डालते हैं। ये इसके दोनों डिस्टेंस इक्वल है। यदि R1 निकालोगे तब तो बराबर होगा OP प्लस PN, और R2 निकालना चाहते हो तो हो जाएगा OP में से OM माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या जाएगा R2, ठीक है। तो R1 R2 का मान हमने देखे कैसा निकाला है, और उसके बाद में विभव तो सिंपल सा है, इसको लघुत्तम वगैरह यदि जिसको आएगा, जिसको आसानी से गणित थोड़ी बहुत आती है तो उसके लिए बिल्कुल आसान है, तो आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को समझिए और इसको अपनी नोटबुक में इसको काम तो उसी टाइप से करना, लेकिन एक रफ नोटबुक लेकर के इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए अपने पास एक पाठ्य पुस्तक का ही एग्जाम्पल नंबर 5 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इससे पहले वाला जो टॉपिक था विद्युत विध्रुव के कारण विद्युत विभव, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो अब इसको समझिए कि क्या इसके अंदर करना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से एग्जाम्पल है जो आ सकता है क्या। तो देखिए कि पारे की 125 बूंदों को, पारे की छोटी छोटी बूंदें हैं उनको 125 बूंदों को 10 वोल्ट के एक समान विभव से, यानी छोटी बूंद के ऊपर विभव जो दे रखा है अपने को दे रखा है 10 वोल्ट के समान विभव तक आवेशित किया गया। यदि सभी आवेशित बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, यानी छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर के हम एक बड़ी बूंद बना रहे हैं, तो बूंद का विभव ज्ञात कीजिए, यानी बड़ी बूंद का विभव हमें ज्ञात करना है कितना होगा। तो इसका सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए हम देखो क्या करते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ। आप देखिए मान लो लेट कंसिडर कर लेते हैं कि छोटी बूंद है, छोटी बूंद की जो रेडियस है की त्रिज्या स्मॉल r मान लीजिए कितनी है, स्मॉल r है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बराबर स्मॉल r, ठीक है। और बड़ी बूंद की जो त्रिज्या है की रेडियस जो है वो है कैपिटल R मान लो, ठीक है। अब क्या किया जाता है, तो ये बोल रहा है कि 125 छोटी बूंदों को मिलाकर ये एक बड़ी बूंद की बात हो रही है, यानी कि आप देखो जैसे मैं बोलूँ कि एक अपने पास बड़ी बूंद बनानी है जिसके अंदर 125 छोटी छोटी बूंदें, ठीक है, 125 बूंदें इससे मिलकर के एक बड़ी बूंद का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, जब इंटरनली किसी चीज के अंदर रखने की बात हो जाती है तो वहां पे बात होती है आयतन की, ठीक है। तो अब ये बूंद का आकार आपको पता है कैसा होता है, गोले के समान होता है। तो हम कहेंगे कि 125 छोटी बूंदों का जो आयतन है वो एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार हम लिखें तो हम कहेंगे कि एक बड़ी बूंद का जो आयतन है, एक बड़ी बूंद का आयतन वो है 125 छोटी बूंदों के आयतन के बराबर। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अब बड़ी बूंद का आयतन तो हो जाएगा, जैसे गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 ये तो लिखा मैंने पाई, और आयतन है r क्यूब, तो r क्यूब होने का मतलब हो गया कितना, कैपिटल R, क्योंकि बड़ी बूंद की त्रिज्या हमने ली है कैपिटल R, और 125 छोटी बूंदों का, ठीक है। तो छोटी बूंद का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। क्या होगा, यहाँ से कैपिटल R का मान निकालिए, तो पाई से 4/3 से 4/3 पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। R का मान निकालेंगे तो 125 r क्यूब का घनमूल निकालना है, यानी कि इसकी पावर 1/3, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करोगे, तो आपको पता है 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, इधर r का क्यूब है और इसकी पावर कितनी है 1/3, तो हम इसको एक साथ लिखूं 5r की पावर 3 लिख दे, इसका मतलब 5 का भी क्यूब है और r का भी क्यूब है, तो यहाँ से 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, आपके पास रेडियस आ गई 5 स्मॉल r, यानी कि जो बड़ी बूंद की त्रिज्या है वो 5 × छोटी बूंद की त्रिज्या के है बराबर। तो एक काम तो हो गया अपना आसानी, ठीक है। जैसे जहाँ पे भी आयतन की बात होती है सबसे पहले बड़ी बूंद की आपको निकालनी है रेडियस, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। अब ये बोल रहा है कि 125 बूंदों के 10 वोल्ट के समान विभव है, यानी छोटी बूंद पर यदि विभव की बात की जाए तो हम लिखेंगे छोटी बूंद पर विभव, छोटी बूंद पर विभव
कितना है V इज इक्वल टू V मान लेते हैं, वो होता है फॉर्मूला KQ अपॉन Q आवेश मान लेते हैं KQ अपॉन R, ठीक है, ये हो गया। अब KQ का अपॉन R का इसका मान कितना दे रखा है, आप देखो 10 वोल्ट के विभव से समान वोल्ट दे रखा है कि 125 बूंदों को 10-10 यानी हर एक को 10-10 वोल्ट दिया गया है, तो एक छोटी बूंद का विभव हो गया 10 वोल्ट के बराबर। अब देखिए तो ये पूछ रहा है कि बड़ी बूंद का विभव कितना होगा, तो बड़ी बूंद का विभव हम निकालें तो हम इसको लिख सकते हैं बी डैश, नया विभव आ रहा है तो वो कितना आएगा, वो आएगा कैपिटल Q। देखो छोटी बूंद पर आवेश अलग हो जाएगा और बड़ी बूंद पर हो जाएगा अलग, तो छोटी बूंद पर आवेश यहाँ लिख देता हूँ मैं, वो तो मान लो स्मॉल q, और बड़ी बूंद पर आप मान लीजिए बड़ी बूंद पर आवेश कैपिटल Q, ठीक है। तो ये हो गया KQ अपॉन कैपिटल R आएगा, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है, कैसे इसका हम मान निकालेंगे कि आवेश का मान कितना आएगा वो और देखना है हमें, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि रेडियस का मान तो अपने पास रखा है 5R, ताकि अपने पास इसका हो जाए वैल्यू आसान। अब देखो यहाँ से कैपिटल Q का मान कितना होगा, तो कैपिटल Q का मान देखो आपको पता है कि एक बड़ी बूंद है वो छोटी बूंद 125, जैसे मैं बोलूँ कि एक के पास Q आवेश है तो 125 बूंदों के पास कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि 125 Q आवेश के बराबर हो जाएगा स्मॉल q, ठीक है। क्योंकि कैपिटल Q का मान कितना होगा भाई, छोटी छोटी बूंदें हैं 125, तो एक के ऊपर Q आवेश है तो 125 बूंदों में कितना हो गया 125 इंटू Q। तो यहाँ पे मान रखते हैं तो कितना आएगा V डैश इज इक्वल टू K इंटू 125 Q अपॉन R। R किसके बराबर है देखो 5 स्मॉल r, तो 5 का इसमें डिवाइड देंगे तो 25, तो अपने पास तो नया विभव आ गया V डैश इज इक्वल टू कितना है 25 KQ अपॉन स्मॉल r। अब देखिए KQ अपॉन R, यहाँ से KQ अपॉन R दे रखा है किसके बराबर 10 वोल्ट के, तो इसकी जगह हम 10 वोल्ट रखते हैं, तो 25 इंटू 10 वोल्ट कितना हो जाएगा 250 वोल्ट। तो ये इसका आंसर आएगा नया विभव। बड़ी बूंद में विभव जो आएगा वो कितना आएगा 250 वोल्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जैसे टॉपिक हो जाए वो विद्युत विद्रोह के कारण विभव, उसके नीचे आपको करना है ये एग्जाम्पल समझ करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।